हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी में। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री में यूनिट 4 के कुछ टॉपिक्स। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे वो है, फर्स्ट है बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, देन कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, देन बायोसिंथेसिस ऑफ पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड एंड देन हाइपर यूरिसीमिया एंड गाउट। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आप इस टॉपिक के बारे में अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आज का फर्स्ट टॉपिक हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो कि है बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। जो बायोसिंथेसिस है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का, वो दो प्रोसेसेस के द्वारा हो सकता है। पहला है डी नोवो सिंथेसिस एंड सेकेंड है साल्वेज पाथवे ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस। सबसे पहले हम देखेंगे डी नोवो सिंथेसिस किस तरीके से होता है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का। इसके लिए जो कंप्लीट पाथवे है उसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो राइबोस 5 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है 5 फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ राइबोस 5 पायरोफॉस्फेट काइनेज एंजाइम। एंड यहाँ पर एक एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम होकर के एएमपी फॉर्मेशन हो जाता है। देन नेक्स्ट 5 फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है 5 फॉस्फोराइबोसिल अमीन के अंदर, एंड ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ अमाइडो फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। एंड यहाँ पर एक ग्लूटामीन प्लस H2O कंज्यूम होकर के ग्लूटामेट प्लस पीपीआई का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट स्टेप में 5 फॉस्फोराइबोसिल अमीन जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लिसिनामाइड राइबोटाइड के अंदर। ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसिनामाइड राइबोटाइड सिंथेज एंजाइम। एंड यहाँ पर एक ग्लाइसिन प्लस एटीपी कंज्यूम होकर के एडीपी प्लस पीपीआई का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में ग्लिसिनामाइड राइबोटाइड जो है वो कन्वर्ट होता है फॉर्मल ग्लिसिनामाइड राइबोटाइड के अंदर, एंड ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसिनामाइड राइबोटाइड ट्रांसफॉर्माइलेज। एंड यहाँ पर 10 फॉर्मल H4 फोलेट जो है वो कंज्यूम होकर के H4 फोलेट जो है वो साइकिल से रिमूव हो जाता है, एंड जो फॉर्मल होता है वो साइकिल में एंटर करता है। देन फॉर्मल ग्लिसिनामाइड राइबोटाइड जो है वो कन्वर्ट होता है फॉर्मल ग्लिसिनामिडीन राइबोटाइड के अंदर, एंड ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ सिंथेज एंजाइम। एंड यहाँ पर ग्लूटामीन प्लस एटीपी प्लस H2O कंज्यूम होकर के ग्लूटामेट प्लस एडीपी प्लस फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मिल ग्लिसनामिडीन राइबोटाइड जो है वो कन्वर्ट होता है 5 अमीनो इमिडाजोल राइबोटाइड के अंदर। ये भी इन प्रेजेंस ऑफ सिंथेज एंजाइम होता है, यहाँ पर एक एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम होकर के एडीपी प्लस फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। देन 5 अमीनो इमिडाजोल राइबोटाइड जो है वो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सी अमीनो इमिडाजोल राइबोटाइड के अंदर। ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलेज एंजाइम, एंड यहाँ पर एक CO2 मॉलिक्यूल जो है वो साइकिल में एंटर करता है। देन कार्बोक्सी अमीनो इमिडाजोल राइबोटाइड जो है वो कन्वर्ट होता है 5 अमीनो इमिडाजोल 4N सक्सिनाइल कार्बोक्सामाइड राइबोटाइड के अंदर। ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ सिंथेज एंजाइम, एंड यहाँ पर एक एस्पार्टेट प्लस एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम होकर के AMP प्लस पीपीआई का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट स्टेप में 5 अमीनो इमिडाजोल 4N सक्सिनाइल कार्बोक्सामाइड राइबोटाइड जो है वो कन्वर्ट होता है 5 अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोटाइड के अंदर। ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ एडिनाइल सक्सिनेट लाइज एंजाइम, एंड यहाँ से एक फ्यूमेरेट मॉलिक्यूल जो है वो साइकिल से बाहर चला जाता है। देन 5 अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोटाइड जो है वो कन्वर्ट होता है 5 फॉर्म अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोटाइड के अंदर। ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसफॉर्माइलेज, एंड यहाँ पर 10 फॉर्मिल H4 फोलेट जो है वो कंज्यूम होकर के H4 फोलेट जो है वो साइकिल से बाहर निकल जाता है, एंड फॉर्मिल जो है वो साइकिल के अंदर एंटर कर जाता है। नेक्स्ट स्टेप एंड फाइनल स्टेप जो है इसके अंदर 5 फॉर्म अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोटाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर, जो कि एक प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है। एंड ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ साइक्लोहाइड्रोलेज एंजाइम, एंड एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो साइकिल से रिमूव हो जाता है। इस तरीके से जो है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का डी नोवो सिंथेसिस होता है। देन इनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है ये भी ATP एंड GTP के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका प्रोसेस ये रहता है कि इन प्रेजेंस ऑफ एडिनाइल सक्सिनेट सिंथेज एंजाइम जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है एडिनाइल सक्सिनेट के अंदर,
इन प्रेजेंस ऑफ एस्पार्टेट प्लस जीटीपी एंड ये कन्वर्ट हो जाता है जीडीपी प्लस पीआई के अंदर। देन एडिनाइल सक्सिनेज जो है ये एएमपी के अंदर कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एडिनाइल सक्सिनेज एंजाइम एंड फ्यूमेरेट जो है वो साइकिल से रिमूव हो जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप में एएमपी जो है वो कन्वर्ट होता है एडीपी के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एनएमके। देन एडीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फाइनली एटीपी के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एनडीके। एंड दूसरी तरफ इनोसिन मोनोफॉस्फेट से जेंथेट 5 मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ इनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एंड यहाँ पर NAD+ से NADH+ H+ का फॉर्मेशन होता है। देन जेंथेट 5 मोनोफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है GMP के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ GMP सिंथेस एंजाइम एंड यहाँ पर ग्लूटामीन प्लस ATP प्लस वाटर जो है वो कंज्यूम होकर के ग्लूटामेट प्लस ADP प्लस फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। देन GMP से GDP का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ NMK। देन GDP से GTP का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ NDK। सो इस तरीके से जो है इनोसिन मोनोफॉस्फेट से ATP एंड GTP का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साल्वेज पाथवे ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस। सो इसमें क्या होता है कि एक ही स्टेप के अंदर प्यूरिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। सो सबसे पहले एडेनिन से बनता है AMP इन प्रेजेंस ऑफ APRT। APRT होता है एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम एंड ये जो होता है एडेनिन से AMP का फॉर्मेशन, इसमें 5-PRPP कंज्यूम होकर के PPI जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है जेंथीन से XMP का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ HGPRT एंड यहाँ पर 5-PRPP जो है वो कंज्यूम होकर के PPI का फॉर्मेशन होता है। HGPRT का मतलब है हाइपोजेंथीन ग्वेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। देन नेक्स्ट आता है हाइपोजेंथीन से IMP का फॉर्मेशन होना, ये भी HGPRT की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर PRPP कंज्यूम होकर के PPI का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट आता है ग्वेनिन से GMP का फॉर्मेशन, ये भी HGPRT के प्रेजेंस में होता है एंड PRPP कंज्यूम होकर के PPI का फॉर्मेशन हो जाता है। सो इस तरीके से जो है साल्वेज पाथवे ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस होता है एंड इस तरीके से प्यूरिन का सिंथेसिस हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। सो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का कैटाबॉलिज्म किस तरीके से होगा ये हम जानेंगे। सो ये मेनली 3 स्टेप्स के अंदर होता है। फर्स्ट स्टेप आता है डीफॉस्फोराइलेशन। सो इसके अंदर क्या होता है कि फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है। देन सेकंड स्टेप आता है डीअमीनेशन, इसके अंदर अमीन मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। देन थर्ड स्टेप आता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्लीवेज। सो इसके अंदर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं। सो जो कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का कंप्लीट पाथवे होगा वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले AMP जो है इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम रिएक्ट करके एडिनोसिन का फॉर्मेशन होता है एंड वहीं AMP के ऊपर AMP डीअमीनेज एंजाइम एक्ट करता है तो उससे IMP का फॉर्मेशन होता है एंड एक अमीन मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है तो इसे डीअमीनेशन हम कह सकते हैं। देन IMP से इनोसिन का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम एंड एडिनोसिन से इनोसिन का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम। देन दूसरी तरफ GMP जो है इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम रिएक्ट करता है तो उससे ग्वेनोसिन का फॉर्मेशन होता है। देन इनोसिन से हाइपोजेंथिन बनता है इन प्रेजेंस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम एंड ग्वेनोसिन से ग्वेनिन बनता है इन प्रेजेंस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम। देन हाइपोजेंथिन से जेंथिन का फॉर्मेशन होता है एंड ग्वेनिन से भी जेंथिन का फॉर्मेशन होता है। हाइपोजेंथिन से जेंथिन का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम एंड ग्वेनिन से जेंथिन का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ग्वेनेज एंजाइम। देन फाइनली जेंथिन से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम। सो इस तरीके से जो है कैटाबॉलिज्म होता है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जब प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड कैटाबलाइज होते हैं तो फाइनली इनसे यूरिक एसिड जो है उसका फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड। तो पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड का बायोसिंथेसिस किस तरीके से होता है वो कंप्लीट पाथवे जो है वो हम डिस्कस करेंगे अब। सो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले CO2 प्लस ग्लूटामीन जो है इससे कार्बामोइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज सेकेंड एंड यहाँ से ग्लूटामेट मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है एंड 2 ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं, उससे 2 ADP प्लस फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। देन
कार्बामोइल फॉस्फेट से कार्बामोइल एस्पार्टेट का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामाइलेज एंजाइम। एंड यहाँ पर एस्पार्टेट जो है वो कंज्यूम हो जाता है एंड उससे फॉस्फेट जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है एंड वो रिमूव हो जाता है साइकिल से। देन कार्बामोइल एस्पार्टेट से डाईहाइड्रोओरोटेट का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोओरोटेज एंजाइम एंड एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है। देन डाईहाइड्रोओरोटेट से ओरोटेट का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एंड एक NAD+ मॉलिक्यूल कंज्यूम होकर के NADH+H+ का फॉर्मेशन होता है। देन ओरोटेट से ओरोटेट मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ओरोटेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंड PRPP कंज्यूम होकर के PPI का फॉर्मेशन होता है। देन ओरोटेट मोनोफॉस्फेट से यूरिडीन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ OMP डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम एंड एक CO2 मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। देन यूरिडीन मोनोफॉस्फेट से यूरिडीन डाईफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ काइनेज एंजाइम एंड एक ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम होकर के ADP का फॉर्मेशन हो जाता है। देन यूरिडीन डाईफॉस्फेट जो है वो या तो डीऑक्सीयूरिडीन डाईफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या फिर UTP मतलब यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जब यूरिडीन डाईफॉस्फेट जो है उसके ऊपर राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करता है एंड NADH+H+ जो है वो इसके अंदर ऐड होता है एंड NAD+ का फॉर्मेशन होता है तो उससे डीऑक्सीयूरिडीन डाईफॉस्फेट बनता है। देन डीऑक्सीयूरिडीन डाईफॉस्फेट से डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। देन डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट से फाइनली थायमिडीन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम एंड फॉर्मिल THF कंज्यूम होकर के THF का फॉर्मेशन होता है। दूसरी तरफ अगर यूरिडीन डाईफॉस्फेट के ऊपर काइनेज एंजाइम रिएक्ट करता है एंड एक ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है तो उससे यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। देन इन प्रेजेंस ऑफ CTP सिंथेज एंजाइम एंड इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामीन प्लस ATP प्लस वाटर CTP साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। सो ये था कंप्लीट बायोसिंथेसिस पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड का। इस तरीके से जो है पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइपर यूरिसीमिया डिसऑर्डर के बारे में। सो जैसा कि नाम से पता चल रहा है हाइपर मतलब ज़्यादा एंड यूरिसीमिया मतलब यूरिक एसिड का लेवल। सो जब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है। ये कंडीशन जो है मेनली डिपेंड करती है प्यूरिन्स के ऊपर क्योंकि प्यूरिन जो है उनका कैटाबॉलिज्म होकर के यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। देन प्यूरिन जो है वो यूरिक एसिड के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं एंड ज़्यादा जो यूरिक एसिड हो जाता है वो एक्यूमुलेट होता है बॉडी टिश्यूज़ के अंदर एंड वो क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर देता है जिससे कि यूरिक एसिड का लेवल जो है ब्लड के अंदर वो बढ़ जाता है। नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल जो फीमेल्स के अंदर होता है वो है 2.4 to 6 mg/dl एंड मेल्स के अंदर होता है 3.4 to 7 mg/dl। बट हाइपर यूरिसीमिया कंडीशन के अंदर क्या होता है जो ब्लड का यूरिक एसिड लेवल है वो 7 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से किडनी स्टोन एंड गाउट जो है इनके होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ना इसके कॉजेज़ क्या होते हैं हाइपर यूरिसीमिया के? पहला कॉज ये होता है कि यूरिक एसिड जो है उसका अच्छे से एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा। दूसरा कॉज ये होता है कि यूरिक एसिड जो है उसका बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है एंड तीसरा कॉज ये है कि ये दोनों ही कंडीशंस जो अभी हमने डिस्कस करी ये दोनों एक साथ हों तो इन तीनों चीज़ों की वजह से जो है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। अगर हाइपर यूरिसीमिया जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो उसकी वजह से गाउटी आर्थराइटिस भी हो सकता है एंड रेनल डिसफंक्शन भी हो सकता है। अब जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं हाइपर यूरिसीमिया के वो है इससे हाइपरटेंशन हो सकता है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है एंड एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो भी हो सकता है। तो ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है हाइपर यूरिसीमिया का? तो इसके लिए नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जा सकती हैं या फिर यूरिकोसूरिक ड्रग्स दी जाती हैं या फिर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो हैं ये ड्रग्स दी जाती हैं। सो ये था कंप्लीट हाइपर यूरिसीमिया के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गाउट क्या होता है इसके बारे में। सो गाउट जो है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये होता है यूरिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है उसकी वजह से बार बार जो है एक्यूट इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के अटैक्स आते हैं तो उस कंप्लीट कंडीशन को गाउट कहा जाता है। गाउट में क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर अचानक से सूजन आ जाती है क्योंकि
यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होने लग जाते हैं। नाउ सिम्टम्स क्या क्या होते हैं गाउट के, तो गाउट के अंदर सीवियर पेन होता है जॉइंट्स के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है जॉइंट्स में, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, मतलब जॉइंट्स अकड़ जाते हैं। देन डिफ़िकल्टी होती है जो अफेक्टेड जॉइंट्स होते हैं उन्हें मूव करने में। देन रेडनेस या फिर स्वोलन जॉइंट्स, जॉइंट्स जो हैं वो लाल हो जाते हैं या फिर सूज जाते हैं। तो ये सारे जो हैं ये सिम्टम्स है गाउट के। देन टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं गाउट के, तो गाउट 2 टाइप्स का होता है, एक्यूट गाउट एंड क्रोनिक गाउट। एक्यूट गाउट जो है इसे गाउट अटैक भी कहा जाता है। इस टाइप के अटैक में क्या होता है कि जो अफेक्टेड जॉइंट्स होते हैं वो रेड हो जाते हैं, स्वॉलन हो जाते हैं, बट जो दर्द होता है वो 1 हफ्ते के अंदर चला जाता है बिना किसी दवाई के। देन जो क्रोनिक गाउट होता है इसके अंदर बार बार अटैक्स आते हैं क्योंकि इसके अंदर जो यूरिक एसिड होते हैं उसके क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हो जाता है अलग अलग जॉइंट्स के अंदर। क्रोनिक गाउट जो होता है 10 साल, फर्स्ट अटैक आने के 10 साल बाद तक ये धीरे धीरे करके डेवलप होता जाता है। तो इस तरीके से ये जो है ये ज़्यादा सीवियर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। देन ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है गाउट का, तो इसके भी ट्रीटमेंट में नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। देन कॉल्चिसिन को भी दिया जा सकता है एंड देन एलोप्यूरिनॉल ड्रग्स जो हैं ये सब जो हैं ये गाउट के ट्रीटमेंट में काम आती हैं। सो ये थे आज के सारे कंप्लीट टॉपिक्स। अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो भी समझाया गया उसके अंदर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।